एवोल्यूशन क्या है? तो एवोल्यूशन इन सिंपल टर्म स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, मतलब मिलियंस ईयर से आज तक जो हमारे पास मौजूद है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर मौजूद हैं, ये मिलियंस ईयर एगो पहले कैसे थे और वहां से लेकर के आज तक यानी जो भी डेवलपमेंट हुई है वो कैसे हुई है और उनकी स्टडी करना, यही क्या है? एवोल्यूशन। मतलब सिंपल शब्दों में स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, यानी जितनी भी वैरायटीज की लाइफ आपको अर्थ में मिल रही हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका इतिहास क्या है, कहां से आई हैं, कैसे आई हैं, ये सब जानना, ये क्या है? एवोल्यूशन है। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ एवोल्यूशन जो होती है बच्चे, वो होती है पॉपुलेशन। मतलब एक इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर हम एवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे। एवोल्यूशन कहां पढ़ेंगे? एक पॉपुलेशन में पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी कहती है कि जब हम खुले आसमान में देखते हैं तारों को, तो उससे चमकती हुई जो लाइट हमें दिखाई देती है वो शायद आज के मिलियंस या बिलियंस ईयर पहले निकली थी और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद आज हमारी आंखों तक पहुंच रही है। तो शायद वो जो लाइट आ रही है वो कहीं ना कहीं पास्ट में निकली थी और हम कहीं ना कहीं किसको देख रहे हैं? अपने पास्ट को देख रहे हैं। हम जब अपने आसपास अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो अपना क्या देखते हैं? प्रेजेंट इन्वायरमेंट देखते हैं। तो अगर हम बात करें हमें इवोल्यूशन के अंदर बेसिकली करना क्या है या हमें पढ़ना क्या है, हम अपने पास्ट के बारे में जानने वाले हैं। और हमारी जो अर्थ है या जो पूरा यूनिवर्स है, एनसीईआरटी कहती है यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अनइमेजिनेबल है। और अगर हम बात करें यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में अर्थ जस्ट एक स्पेक, एक तिनके के बराबर है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यूनिवर्स का साइज या यूनिवर्स कितना बड़ा होगा अगर हम अर्थ को एक स्पेक, एक तिनका मान रहे हैं। ठीक, तो ओवरऑल इस चैप्टर का कंक्लूजन यही है कि हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, यानी लाइफ अर्थ के ऊपर कैसे कैसे आई हैं, डेवलपमेंट उनकी कैसे हुई है और आज जो भी हम देख पा रहे हैं वो कैसे हुआ है। इनके लिए हमारे पास अवेलेबल कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से लोग कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, एविडेंसेस हमारे पास क्या है जिनके बेसिस पर हम बिलीव करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ये सारी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अगर मैं इस चैप्टर को बेसिकली डिवाइड करूं तो हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हमें पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर ही हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। और जब हम ये पढ़ लेंगे तो हमें समझना है कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, यानी ऐसे कौन से प्रूफ हैं जिससे आप ये भरोसा करने लगो कि भैया एवोल्यूशन नाम की कोई चीज होती है और ऐसा कुछ होता है और रियलिटी में होता है। जब आपको ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ एवोल्यूशन नाम की चीजें होती हैं और ये हुआ है, तो आपको बताया जाएगा कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो ये एक्सप्लेन करती हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये एवोल्यूशन कैसे हुआ है। जब आप ये पढ़ लोगे यानी एवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो हम एंड में पढ़ेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। मतलब प्लांट्स इवॉल्व होके, आज आप देखते हो एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स सब देखते हो ना, ये सब कैसे बने, स्टार्टिंग वाला प्लांट कौन सा रहा होगा, कौन कौन से टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन से प्लांट बने, यानी एक ब्रीफ अकाउंट देखेंगे, एक ब्रीफ डिटेल में पढ़ेंगे। एक मतलब थोड़ा बहुत ब्रीफली हम कवर करेंगे किसको? प्लांट को, कि प्लांट यहाँ तक कैसे पहुंचे और इतने सारे अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। फिर ब्रीफ अकाउंट ऑफ एनिमल्स, यानी ब्रीफली हम कवर करेंगे कि एनिमल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। एंड देन लास्ट में ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी इंसान की इवोल्यूशन कैसे हुआ। आज जो होमो सैपियंस आपको मिल रहे हैं, मॉडर्न मैन, ये सब कैसे आए, पहले के टाइम के कैसे थे और उनके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, वो क्या खाते पीते थे, क्या करते थे, ये सब बातें हम देखेंगे। ठीक, तो ओवरऑल यही चैप्टर है। तो अगर हम चैप्टर को स्टार्ट करें तो हमारे चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? एवोल्यूशन है। तो अगर हम बात करें एवोल्यूशन क्या होता है, एवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ, एवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, that is change in flora and fauna, flora and fauna over millions of years,
ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है भैया? फ्लोरा हम प्लांट्स को बोलते हैं, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, और फौना वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? एनिमल्स। इसके बाद अगर हम और तरीके से डिफाइन करें तो इसे बोलते हैं अनरोल और अनफोल्ड और रिविल, हिडन, पोटेंशियलिटीज। मतलब जो हमारी हिडन हिस्ट्री है, कहानी है, उसको क्या करना? अनरोल करना या अनफोल्ड करना। इसको भी हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि यूनिट ऑफ एवोल्यूशन क्या है? पॉपुलेशन है। यूनिट ऑफ एवोल्यूशन क्या है भाई साहब? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन क्या होती है? जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या है? एक स्पीसीज है, एक वैरायटी है। जब बहुत सारे ह्यूमंस किसी एक कॉमन जगह पर रहने लगे तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को या ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज को, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सिमिलर स्पीसीज जो मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वहां की पॉपुलेशन बोलते हैं। इंडिया में रहने वाले सारे ह्यूमंस इंडिया की पॉपुलेशन है। तो हम स्टडी जब इवोल्यूशन भी करते हैं तो कहाँ करते हैं? पॉपुलेशन पे करते हैं। कहाँ करते हैं? पॉपुलेशन पे करते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। वैसे एनसीईआरटी स्टार्ट करती है ओरिजिन ऑफ लाइफ से ही, और उसी में सब कुछ कवर कर रखा है, बट हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली किसी ने देखा नहीं कि कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। ये सब क्या है? थ्योरीज हैं, यानी सबके एजम्पशंस हैं। इन थ्योरीज के कुछ प्रूफ हैं और कुछ एविडेंसेस के बेसिस पर हम ये सारी बातें कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इस टॉपिक में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अगर हम बात करें तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स क्या है? क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, जिसमें आपको गैसियस क्लाउड भी मिलेंगे, गैसियस क्लाउड मिलेंगे, यहां आपको डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। ये सब मिला के यूनिवर्स बना है। और यूनिवर्स जो है वेरी वास्ट, यानी बहुत बड़ा है। इंडीड अर्थ क्या है? इज जस्ट स्पेक, एक तिनके के बराबर है। विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स, जस्ट एक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्स क्या है? बहुत वास्ट है, और अर्थ जस्ट एक स्पेक है विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें समझना है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। क्या समझना है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन कौन करती है? एक थ्योरी जिसका नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। हाँ, एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थ्योरी। वैसे तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही है। डिटेल में बातें कभी बिग बैंग पे आराम से कर सकते हैं,
अभी हम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टिक करेंगे कि एनसीईआरटी में कितना है, अदरवाइज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप बहुत लंबा डिस्कशन और बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हो और बहुत लंबा डिस्कशन यहाँ कर सकते हो। ठीक, तो ये जो है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक बार पहले। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? अभी वही जो इंडिया में प्यार से बोलते हैं अबे, ठीक, अबे लेमेटियर। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यूनिवर्स में पहले क्या था? एक सॉलिड एंटिटी थी। एक क्या थी? सॉलिड एंटिटी। और बहुत सारे गैसियस क्लाउड थे। और बहुत सारे क्या थे? गैसियस क्लाउड थे। तो अगर हम बात करें तो भैया ये सेंटर में जो हमने बनाई है ये है सॉलिड एंटिटी। क्या ये? सॉलिड एंटिटी। और ये किनारे किनारे पर जो है ये क्या है? गैसियस क्लाउड, हॉट गैसियस क्लाउड। अब हुआ क्या कि इनमें एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ इसमें? एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अगर हम बात करें ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है ये 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था। कब हुआ था? 20 बिलियन ईयर एगो। बी बाई ए का मतलब क्या होता है? बिलियन ईयर अगो। यानी यहां पर हम बहुत बड़े बड़े इस चैप्टर में बहुत बड़े बड़े नंबर्स की बात करेंगे। 20 बिलियन, 30 बिलियन, 10 बिलियन, मिलियन, ऐसे बड़े बड़े डाटा इस्तेमाल करते रहेंगे। तो 20 बिलियन ईयर एगो एक बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। एंड एबेल एमिटर ने कहा, क्या कहा कि ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि आप फिजिकल टर्म में इसको इमेजिन नहीं कर सकते। अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। इतना बड़ा एक्सप्लोजन था। और जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो भाई साहब इस गैसियस जो हॉट सॉलिड एंटिटी थी ये कई सारे टुकड़ों में क्या हो गई? टूट गई। जब ये कई सारे टुकड़ों में टूट गई तो ऐसे बहुत सारे क्या बन गए? गैसियस क्लाउड बन गए। क्या बन गए? गैसियस क्लाउड बहुत सारे बन गए। अच्छा, ये सब कहां से बने हैं? किसी सॉलिड एंटिटी के ब्रेक होने से बने हैं। और इसके सराउंडिंग में बहुत सारे क्या हो गए? डस्ट पार्टिकल्स। सराउंडिंग में क्या मिलेंगे आपको? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल। तो ये जो था ये क्या है? गैसियस क्लाउड। गैसियस क्लाउड। और आपको पता है इनको हम प्यार से नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला। ठीक। अब ये जो गैसियस क्लाउड थे ये बहुत सारे बने और कॉन्टिन्यूसली इनका क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। कॉन्टिन्यूसली क्या हुआ इनका? एक्सपेंशन। मतलब गैसियस क्लाउड धीरे धीरे क्या हुए? एक्सपेंड हुए। तो याद रखना ये गैसियस क्लाउड क्या हो गए? एक्सपेंड हुए। और एक्सपेंड होते गए तो भैया टेम्परेचर भी इनका क्या होगा? कम होता जाएगा। क्योंकि एक्सपेंशन जैसे जैसे होगा टेम्परेचर क्या होगा? कम होता जाएगा। और कुछ समय के बाद यहां पर आपको कौन सी गैस मिली? हीलियम एंड हाइड्रोजन फॉर्म्ड। क्या मिली? हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस बनी। हाइड्रोजन गैस। और ये जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस थी ना ये टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता गया ये गैसेस धीरे धीरे क्या हो गई? कंडेंस। क्या हुई? ये गैसेस कंडेंस हुई। जब ये गैसेस कंडेंस हुई अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या बना? आगे चलो यहीं से। तो अगर हम बात करें तो कहते हैं भैया गैसेस क्या हुई? कंडेंस हुई। अंडर
ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब गैसेस कंडेंस हुई तो धीरे धीरे जाके गैलेक्सीज बनी। क्या बनी? गैलेक्सीज बनी। मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। क्या बनी? बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। अब इन गैलेक्सीज के अंदर क्या क्या होते हैं? एक तो स्टार होता है, डस्ट होते हैं, गैसियस क्लाउड होते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक गैलेक्सीज की फॉर्मेशन बना करते हैं। मतलब यहां क्या बनी? मैनी गैलेक्सीज। मैनी गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज में क्या होता है? गैलेक्सीज में आपको याद रखना है, डस्ट होगा, गैसियस क्लाउड होगा, और यहां पर स्टार होगा। क्या होगा? स्टार। अब मेरी बात सुनना, इन्हीं में से एक गैलेक्सी जो थी वो थी क्या? मिल्की वे, जिसको हम प्यार से आकाश गंगा बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी जहां हम अभी बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक, आकाश गंगा। अब इन्होंने ये बोला कि इन गैलेक्सीज से आगे चल के क्या बना? सोलर नेबुला, यानी सोलर सिस्टम बनता है। क्या बनता है? सोलर नेबुला। सोलर नेबुला। और सोलर नेबुला से आगे चल के क्या बना? सोलर सिस्टम बना। और जब सोलर सिस्टम बना, इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई। क्या हुई? अर्थ। और अर्थ जो है ये कब बनी? 4.5 बिलियन ईयर एगो। कब बनी? 4.5 बिलियन ईयर एगो। मतलब आप सोचो, जो एक्सप्लोजन था बिग बैंग, उसके होने के लगभग 15.5 बिलियन ईयर बाद अर्थ की फॉर्मेशन हुई है। मतलब ये जो आपने यहां से यहां तक पढ़ा है, ये ऐसा नहीं है कि सडनली हमारे लिखने जाए, जैसे हमने लिखा है 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर हो गया। कितने साल लग गए? 15.5 बिलियन ईयर लग गए। एक आध 2 साल नहीं, या 10 20 साल नहीं, बिलियन ईयर लगे हैं। तो मतलब ये जो आप समझ रहे हो, जो पढ़ रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से सर इससे ये कैसे बन गया, इससे ये कैसे बन गया। ये प्रोसेस होने में बहुत समय लगा है, होने में बहुत समय लगा है। और जब ये हो गया, यानी अर्थ जब बन गई, तो अर्थ के बाद लाइफ अर्थ के ऊपर पहली बार अपीयर हुई। लाइफ अपीयर्ड। और लाइफ अपीयर कब हुई पता है? 4 बिलियन ईयर एगो। 4 बिलियन ईयर एगो। एनसीईआरटी कहती है अर्थ की फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर के बाद। मतलब वो डाटा क्या होता है? 4 बिलियन ईयर एगो होता है, ठीक है ना। तो 4 बिलियन ईयर एगो जो है, अर्थ के ऊपर क्या अपीयर हुआ? लाइफ अपीयर हुआ। ठीक, तो इसको एक बार मैं बैक कर रहा हूं, नोट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर यानी पहले के टाइम पे एटमॉस्फेयर कैसा था। अगर मैं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की बात करूं, तो एटमॉस्फेयर पहले वाला रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। और अगर हम बात करें तो इस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर क्या था? बहुत हाई। जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो। O2 क्या थी? एब्सेंट थी। और यहाँ क्या आते थे? वॉल्केनिक स्टॉर्म आते थे। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आते थे। तो कंडीशन क्या थी अर्थ के ऊपर भाई साहब? बहुत अजीबोगरीब, हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन का एब्सेंट होना, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आना। टेम्परेचर कितना? अगर आप देखोगे तो अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस तक। अब होता क्या था? लेट से ये अर्थ का सरफेस, ये क्या है? अर्थ का सरफेस। अब हुआ क्या?
जब इस अर्थ के सरफेस के ऊपर वॉल्केनिक स्टॉर्म आते थे तो ये पूरा अर्थ का सरफेस कवर हो जाता था। यानी यहां क्या है, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स। इसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरा अर्थ का सरफेस कवर हो गया किसके साथ, लावा के साथ। किससे कवर हो गया, लावा से। ऐसे ही एक और गोला बना, यानी ये पूरा का पूरा सरफेस कवर हो गया किसके साथ, लावा के साथ। अर्थ है और ये क्या है, सरफेस के ऊपर लावा। और इसी के ऊपर साथ साथ में लावा तो है, लेकिन साथ साथ में इसी के ऊपर क्या है, कुछ गैसेस भी हैं। क्या हैं, कुछ गैसेस भी हैं। जैसे कौन कौन सी गैसेस, क्योंकि जब वॉल्केनिक स्टॉर्म आएगा तो गैसेस रिलीज होंगी, और वो कौन कौन सी गैसेस हैं, CH4 है, अमोनिया है, CO2 है, और कुछ H2O है। ये सब क्या कर रखे हैं, कवर्ड अर्थ। ये सब अर्थ को कवर करके रख रखे हैं। ठीक, अब सुनना एक और चीज, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर क्या नहीं था, ओजोन नहीं था, नो ओजोन लेयर। अब आप बताओ, जब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर नहीं है तो भैया सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ आएंगी, अर्थ पर आएंगी। अगर हम ये बना लें सन, क्या बना लें, सन, तो भैया सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होंगी वो क्या होंगी, सीधा सीधा अर्थ पर आएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर है नहीं। वे यहां से यूवी रेज आके सन पे गिरेंगे। यूवी रेज, जब यूवी रेज सन पर आके गिरेंगी तो क्या होगा, इसको समझना। जो यहां मौजूद H2O होगा ये स्प्लिट हो जाएगा H2 प्लस O2 में। किसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। किसमें स्प्लिट हो गया, H2 प्लस O2। जो H2 गैस थी वो लाइटर थी, यानी हल्की। कैसी थी, लाइटर एंड एस्केप्ड। हल्की होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर से क्या कर जाएगी, मतलब अर्थ सरफेस से क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। O2 जो है ये क्या करती है, O2 जो है कंबाइंड विद CH4 एंड अमोनिया, यानी जो अमोनिया था और CH4 था इससे कंबाइन करती है, और कंबाइन करके पता है क्या बनाएगी, CO2। CO2 H2O, इंपॉर्टेंट बात ये वेपर के फॉर्म में होगा, और प्लस अदर गैसेस, यानी और भी बाकी सारी चीजें बनेंगी। और एक चीज, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अभी कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया है, तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, फॉर्म ओजोन, फॉर्म ओजोन। तो भैया जब ओजोन बनाया किसने, तो जब ओजोन बन जाएगी तो क्या होगा बताओ, सोचो। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पर आएंगे नहीं। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे नहीं आएंगे तो भैया वाटर स्प्लिट नहीं होगा। अब ये जो वाटर था, वाटर वो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या कर जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब ये जो वाटर है, ये वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट, इवेपोरेट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और आपको पता है इवेपोरेट करके ये क्या बनाएगा, क्लाउड्स। क्या बनाएगा, क्लाउड्स। अब जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर ठंडा होगा, जो क्लाउड है वो रेन के फॉर्म में क्या करेंगे, अर्थ के सरफेस पर फॉल करेंगे। अगर यहां तक कर लिया हो तो अगले पेज पे चलो। अब अगर आगे चले तो क्या हुआ, सुना ध्यान से, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो क्या हुआ भाई साहब, कूलिंग हुई, ठंडा हुआ चीजें ना। और जब ठंडी हुई चीजें तो क्या हुआ, वाटर वेपर जो ऊपर एटमॉस्फेयर में था, वाटर वेपर
फेल एज रेन, बारिश के फॉर्म में आ गए। और जब बारिश के फॉर्म में आए तो इन्होंने क्या किया, अर्थ के ऊपर मौजूद गड्ढों को भर दिया, और इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि ओशियन बन गई। हाँ बिल्कुल सही बात है। फेल फिल द डिप्रेशन ऑफ अर्थ, फिल द डिप्रेशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के डिप्रेशन को क्या कर दिया इन्होंने, भर दिया। और जब डिप्रेशन को भर दिया तो इससे क्या बना, फॉर्म ओशियन। यानी जो बड़ी बड़ी ओशियंस देखते हैं, हम देखते हैं अर्थ का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन क्या है, पानी है, जहाँ ओशियंस हैं, तो वो कैसे हुआ, इस तरीके से। अब ये सारी चीजें थोड़े समय में नहीं हुई। अगर मैं बात करूं तो इसको होने में 500 मिलियन ईयर लगे थे। कितने साल, 500 मिलियन ईयर। क्योंकि अर्थ जब बनी थी तो 4.5 था, और लाइफ अपीयर हुई है 4 मिलियन। मतलब लाइफ का ओरिजिन वाटर में माना जाता है। हाँ, तो वो लाइफ का ओरिजिन कहां माना जाता है, वाटर में माना जाता है। और वाटर जब तक अर्थ पे आएगा नहीं तब तक हम लाइफ का ओरिजिन मान नहीं रहे हैं। इसका मतलब वाटर आने में कितने साल लग गए, 500 मिलियन। और ये मिलियन है तो ये ऑलरेडी 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख होता है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर देना तो आपको पता चल जाएगा कितना समय लगा है। बहुत हाँ अंदाज, हाँ कितना हो जाएगा भाई, देखो इसमें अगर मल्टीप्लाई कर 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अब उसके बाद 10 करोड़, यानी 50 करोड़ ईयर्स। समझ गए ना, मिलियंस में फीलिंग नहीं आ रही थी, करोड़ में फीलिंग लेंगे। तो कहने का मतलब आपको अंदाजा लग गया कि ये सब होने में कितना समय लगा। ऐसे अचानक से नहीं हुआ कि भैया आए और ओजोन बन गई बोलते बोलते, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब जा करके हमने ये समझा है कि अर्थ के ऊपर वाटर कैसे आया एंड ओशियंस के ऊपर, मतलब ओशियन की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब इन ओशियंस के अंदर लाइफ का ओरिजिन हुआ है, तो हमें इसके बाद जो है वो समझना है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, नोट करो इसमें। तो अगर यहां तक हो गया है तो यानी अब हमने अर्थ बना ली है, अर्थ पे पानी ले आए हैं। तो अब शुरू करते हैं आगे जी कहानी, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब देखना ध्यान दें, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो पहले की कुछ थ्योरीज तो वाहियात हैं, लोगों ने ट्राई किया था, हमारे लिए वाहियात हैं लेकिन उस समय के लिए ठीक है, लोगों को नहीं पता था तो जो पता था वो बता रहे थे। तो हम ओरिजिन ऑफ लाइफ में पहले स्टार्टिंग में कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, और हमारी जो लास्ट की थ्योरी होगी वही हमारे काम की थ्योरी है। और वो काम की थ्योरी है वही बताई गई कि इस ओशियन में से कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने। ठीक, तो अगर हम बात करें तो पहले की थ्योरी के अंदर जो सबसे पहली थ्योरी आती है वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अगर हम बात करें, इसके बहुत बड़े बिलीवर थे, एक फिलोसफर हैं फादर सुरेज। मतलब इनका जो है बहुत बड़ा बिलीफ था इस थ्योरी पर। और अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये उनके लिए है जो भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वैसी थ्योरी थी। अगर हम इस थ्योरी की बात करें जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, बस हम मानते हैं, आस्था है, भरोसा है, श्रद्धा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इस थ्योरी के हिसाब से ऑल द ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी we see today created as such, created as such। मतलब आज हम जो भी देख रहे हैं, जितने भी वैरायटी देख रहे हैं अर्थ के ऊपर, ये सब आज जैसे हैं वैसे पहले भी थे और ऐसे ही बनाया गया था उनको। मतलब ऐसा नहीं कि पहले अर्थ बनी फिर उस पर पानी आया, उसमें फिर इंसान मतलब बैक्टीरिया बने, बैक्टीरिया से अलग अलग, अब बैक्टीरिया मतलब मोनेरा, पहले मोनेरा बने, फिर प्रोटिस्टा बने, प्रोटिस्टा के बाद क्या बने आपके जो है फंजाई एनिमल्स और प्लांटी बने,
ऐसे हम पढ़ते हैं ना। इनका कहना ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जितने भी प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया सब देख रहे हो, एक बार ने गॉड ने ऐसे चुटकी बजाई और सब रेडी, एक साथ एज इट इज सब कुछ बन गया है। दूसरी बात इन्होंने बोला था, डाइवर्सिटी इज सेम फ्रॉम टाइम ऑफ क्रिएशन, फ्रॉम टाइम ऑफ क्रिएशन from time of creation and remains as such in future। और आज जैसे है वैसे भविष्य में भी रहेगी। तीसरी बात इनके हिसाब से, अर्थ इज 4000 ईयर्स ओल्ड, यानी अर्थ सिर्फ 4000 साल पुरानी है। और हम देख रहे हैं अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी थी, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसके अलावा, इस थ्योरी के अंदर कुछ बातें हैं जो मतलब एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, बट अगर आप कोई और किताब उताब पढ़ोगे तो मिलेगा। जैसे अर्थ के ऊपर जो फर्स्ट मैन थे, अर्थ के ऊपर जो फर्स्ट वुमेन थी, ये भी माना जाता है। द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ जो है, इनको बोलते हैं एडम। क्या बोलते हैं? एडम। और फर्स्ट वुमेन ऑन द अर्थ इज ईव। क्या बोलते हैं? हाँ, एडम एंड ईव। क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से, अगर आप हिंदू माइथोलॉजी के साथ जाओगे, श्रद्धा एंड मनु एंड श्रद्धा। और मुस्लिम माइथोलॉजी में इसी वही का मॉडिफाइड वर्जन है, आदम एंड हवा बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग माइथोलॉजी का अपना अलग अलग बिलीफ है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब, अर्थ जैसे है वैसे बनाई गई है, और आज भी वैसे है, कल भी वैसे थी, और भविष्य में भी वैसे ही रहेगी। क्लियर? 2 मिनट आया मैं। तो क्लियर बात हुई यहां तक। अब ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी थी, इस थ्योरी को बेसिकली डिस्प्रूव किसने किया था? डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने, ठीक है ना। तो मतलब ये थ्योरी डिस्प्रूव्ड बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था चार्ल्स डार्विन ने। अगर हम बात करें इस थ्योरी के बाद, हमारे पास जो दूसरी थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैनस्पर्मिया। चलो, तो जो अगली थ्योरी है वो क्या है? कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। पता है इनका क्या कहना है? ये भी गजब लोग थे। इन्होंने बोला बाहर एक स्पेस है, आउटर स्पेस। ऑब्वियसली ठीक है स्पेस। इन्होंने कहा आउटर स्पेस जो है, वहां से क्या आया? एक स्पोर आया। क्या आया? स्पोर। और स्पोर क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो बाहर की स्पेस से स्पोर है, यूनिट ऑफ लाइफ, ये कहां कहां पे आया भाई? अर्थ पर आ गया। कहां आया? अर्थ एंड अदर प्लेनेट, अनदर प्लेनेट। यानी अर्थ के साथ साथ दूसरे प्लेनेट पर ये स्पोर गया, और जब ये स्पोर उन प्लेनेट पे पहुंचा तो वहां से क्या हुई? ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब उस स्पोर ने हर एक प्लेनेट पर लाइफ क्रिएट की। और इसको बिलीव कौन करता है? अर्ली ग्रीक थिंकर और एक अभी भी इसमें बिलीव कौन करते हैं? बिलीव बाय एस्ट्रोलॉजर, सॉरी एस्ट्रोलॉजर कह रहा हूं, एस्ट्रोनॉमर्स। हाँ, एस्ट्रोनॉमर्स। हाँ, तो जो है, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, देखो एस्ट्रोलॉजर लिख रहा था। अच्छा, एस्ट्रोनॉमर की स्पेलिंग अलग लग रही मुझे। ओ यू आता है ना, एस्ट्रो।
एस्ट्रोनॉमर्स। किसकी? क्या ही बात है, देख रहा सब मैं गलत क्या ही लिखता हूँ। बिलीव्ड, ऐसे ही होता है ना बिलीव्ड। हाँ ये होता है बिलीव्ड बाई एस्ट्रोनॉमर्स। ऑब्वियसली इस थ्योरी में कुछ दम नहीं था, तो एक दमदार थ्योरी और आती है और उसका नाम है ए बायोजेनेसिस। क्या है? ए बायोजेनेसिस। और इस थ्योरी में तो मतलब जबरदस्त दम था, एकदम मजा ही आ गया थ्योरी सुन के। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास क्या होता है, लिविंग मैटर। और लिविंग मैटर में इन्होंने क्या बोला, जैसे स्ट्रॉ हो गया, रोटन चीजें हो गई यानी सड़ी गली चीजें हो गई, मड हो गया, जैसे इन सब से सडनली, क्या सडनली, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनिटली, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियसली, मतलब अचानक से स्पॉन्टेनियसली इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। वाह, क्या बन जाएंगे इसमें? लिविंग। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे हाथ साथ बैठी हुई चेयर अचानक से लिविंग बन जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये थ्योरी कह रही थी एबायोजेनेसिस मतलब मड वगैरह हो गया, स्ट्रॉ वगैरह हो गया, लाइफ यही सही है। बहुत सारे लोग इस पर बिलीव भी करते थे। और ये मैजिक क्या दिखाते थे, पसीने से भीगी हुई शर्ट लेकर के उसमें गेहूं लपेट कर रख देते थे और बोलते थे इसमें चूहा आएगा, मतलब चूहा बनेगा इसमें। हाँ, और उसमें चूहा बन जाता था। एक्चुअली में चूहा बनता नहीं था, चूहा खाने के लिए वहां आ जाता था। कोई इंसिडेंस की बात, हाँ कोई इंसिडेंस की बात है कि चूहा वहां खाने के लिए क्या हो जाता था, आ जाता था, और इसको मानते थे कि चूहा बन गया है। इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया था लुईस पास्टर ने। अच्छा, इसको हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यहां एक बात लिखेंगे, डिस्कार्डेड बाई लुईस पास्चर। हाँ, इससे पिछली वाली थ्योरी जो थी वो क्या थी, एबायोजेनेसिस, यानी तीन थ्योरी हो गई ना अभी तक, एंड डी यानी फोर्थ, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इस थ्योरी के बहुत बड़े सपोर्टर, वैसे तो काफी सारे लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था, स्प्लांजी वगैरह साइंटिस्ट थे, लेकिन बड़ा फेमस है ये एक्सपेरिमेंट और एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। किसके लिए? लुईस पास्टर के लिए। तो अगर हम बात करें बायोजेनेसिस थ्योरी देने से पहले लुईस पास्टर ने ए बायोजेनेसिस को डिस्कार्ड किया था, तो कैसे किया था ये समझना जरूरी है। अगर हम बात करें तो लुईस पास्टर ने क्या लिया, स्वान नेक शेप का फ्लास्क लिया। क्या लिया? स्वान नेक शेप फ्लास्क। स्वान नेक तो जानते ही हो ना, ऐसा एक फ्लास्क लिया स्वान नेक शेप का, और इस फ्लास्क के अंदर यहां पर इन्होंने कुछ चीजें रखी। क्या किया था? किल्ड ईस्ट, यानी मरा हुआ ईस्ट प्लस शुगर सॉल्यूशन। क्या रखा? शुगर सॉल्यूशन। और इन सबको क्या कर दिया इन्होंने, स्टरलाइज कर दिया, ताकि भैया कहीं कॉन्टामिनेशन वगैरह ना हो। इन सब को क्या किया? स्टरलाइज कर दिया। क्या कैसे कर दिया? स्टरलाइज कर दिया। जब इन्होंने इसको स्टरलाइज कर दिया और किल्ड ईस्ट और शुगर सॉल्यूशन लिया और लोगों से पूछा, ए बायोजेनेसिस वाले आ जाओ और बताओ कितने दिन में यहाँ लाइफ आएगी।
जो लोगों ने बोला आज कल परसों 4 दिन बाद 10 दिन बाद, बट एक्चुअली में यहाँ लाइफ ओरिजिन नहीं होने वाली है। तो डू नॉट लाइफ डू नॉट अपीयर्ड, लाइफ डू नॉट अपीयर, ये लाइफ अपीयर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई साहब? इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, कहा भैया मैंने स्वान नेक शेप का फ्लास्क ले रखा है, जब एयर यहां से एंटर करती है, यहां से एयर एंटर करती है भैया, एयर यहां बीच में ट्रैप हो जाती है। एयर क्या होती है? ट्रैप्ड हो जाती है। कहां पे? इन स्वान नेक शेप, इन स्वान की स्पेलिंग तो है स्वान नेक शेप ट्यूब, इन जो ट्यूब थी स्वान नेक शेप की, उसी में क्या हो जाती थी? एयर ट्रैप हो जाती थी, और एयर कभी यहां तक पहुंच नहीं पाएगी। एयर में होते हैं माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स कभी ग्रो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली लाइफ ओरिजिनेट नहीं होगी। लेकिन अब लोगों ने पूछा भाई साहब हमने तो देख लिया, हमसे तो नहीं हुआ एबायोजेनेसिस में, मतलब बायोजेनेसिस, एबायोजेनेसिस थ्योरी जिन्होंने दी थी उनसे तो कुछ नहीं हुआ, लाइफ नहीं आई। तो इनसे पूछा गया भैया अब तुम ही बता दो कैसे लाएं लाइफ और कैसे आएगी लाइफ। तो इन्होंने कहा ठीक है बता देता हूं मैं। इन्होंने बस क्या किया, इस फ्लास्क की गर्दन तोड़ दी, इस फ्लास्क की क्या दी? तोड़ दी, गर्दन तोड़ दी। जब इस फ्लास्क की इन्होंने गर्दन तोड़ दी तो क्या हुआ? इस टूटी हुई गर्दन से हवा अंदर गई, इस टूटी हुई गर्दन से हवा अंदर गई। अब भैया एयर के अंदर क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो भैया यहां क्या हुई? लाइफ अपीयर हो गई। यानी यहां इनको क्या देखने को मिला? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया भैया ग्रोथ कैसे हुई माइक्रोब्स की, क्योंकि एयर क्या करते हैं? एयर कंटेन्स माइक्रोब्स which enter into flask and multiplied, और क्या किए भाई साहब? मल्टीप्लाई कर लिए, और इस तरीके से यहां लाइफ आ गई। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का कहना था कि लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक, ये मानना था किसका? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का। जो है अगली क्लास में हम बात करेंगे ओपैरिन एंड हेल्डेन की थ्योरी, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन। वही अभी तक की जो थ्योरी आपने पढ़ी है ये सब थ्योरी ओवरऑल रिजेक्ट हो जाएंगे सब। जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो क्या है? ओपैरिन एंड हेल्डेन की थ्योरी। ओपैरिन एंड हेल्डेन ने कहा कि भैया उस समय का एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और वहां पर इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स थे उससे क्या बने? ऑर्गेनिक केमिकल, दैट इज आरएनए एंड प्रोटीन्स बने, एंड देन आरएनए एंड प्रोटीन से लाइफ ओरिजिनेट हुई, और फिर उस लाइफ से इवोल्यूशन हुआ और अलग अलग लाइफ के फॉर्म्स आपको आज दिखाई देते हैं। इसके प्रूफ क्या है? इसको प्रूफ किया था एसएल मिलर और यूरी ने। तो इन्होंने कैसे प्रूफ किया था और कैसे हमें दिखाया था कि हाँ लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है, तो ये सारी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तो बस आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।